क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो खेमेबंदी एनडीए से लेकर उनकी अपनी पार्टी यानी बीजेपी में चल रही है वो फिर से सक्रिय हो गई है? क्या वाकई अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच साबित होने जा रही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र के साथ साथ खासकर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आते ही योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है? ये तमाम बातें इसलिए आज मैं करने जा रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले ही जब केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान आता है कि वो योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने एक एनडीए के सहयोगी ने मोर्चा खोल दिया है। साफ साफ लफ्जों में योगी सरकार की नाकामी को कैमरे के सामने बोल दिया है। और ये वही नेता है जो लगातार जब केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ की खबरें आम हो चली थी तब वो केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खड़ी नजर आती थी। नाम है अनुप्रिया पटेल। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि जैसे ही उपचुनाव की दिन सामने आया, यानी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल समेत योगी विरोधी खेमा एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तारीख थी 4 जून, साल यही वाला 2024। नतीजे आते हैं, लेकिन नतीजे आने की खुशी चेहरे पर नजर नहीं आती। वजह थी 400 सीट यानी 400 पार का नारा देने वाले खुद 240 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। लेकिन मुसीबत तो वो की वो शुरुआत थी, उसके बाद खेमेबंदी, उसके बाद नाराजगी, उसके बाद इस्तीफों का दबाव और दौर भी शुरू हुआ। अलग अलग जगह से खबरें आने लगी, लेकिन हर एक की नजर टिकी हुई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि खबर थी कि केंद्र से यानी कि मोदी शाह की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाना कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो बेड़ा गर्क हुआ, यानी कि सीधे जो 62 सीटें हैं उससे 33 सीटों पर सिमट कर रहेंगे, उसके आधार पर वो न केवल इस्तीफा दें बल्कि मोदी सरकार में आकर दिल्ली में आकर मंत्री बने। योगी आदित्यनाथ को लेकर खबर आई थी कि उन्होंने साफ साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था। और ये खेमेबंदी इतनी बड़ी हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे थे। बार बार दिल्ली जाते थे, कभी मोदी साहब से मुलाकात करते थे तो कभी अमित शाह से मुलाकात करते थे। इन सब के बीच तब बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला था जब भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक जाति के आधार पर बंटने लगे थे। लगातार मुलाकातें हो रही थीं। योगी आदित्यनाथ के से लगातार ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले सांसद से लेकर विधायक मुलाकात कर रहे थे, तो यहां पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले तमाम विधायक और सांसद सीधे केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जाकर अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। सारा दारोमदार था ब्रजेश पाठक पर। खबर यह भी थी कि ब्रजेश पाठक उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में आ गए थे और इन सब ने योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर दिया था। लेकिन एक झटका और तब लगा था जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और तो और अनुप्रिया पटेल भी योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। वो बात अलग है कि जब आरएसएस के पदाधिकारियों के मौजूदगी में, मोदी शाह की मौजूदगी में, योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में एक फैसला लिया जाता है कि अभी कुछ नहीं करना। उस वक्त खबर छनकर सामने आई थी कि उपचुनाव तक का वक्त दिया गया है। और देखिए, उपचुनाव यानी कि वोटिंग वाली तारीख 20 नवंबर की, ये तारीख इतिहास हो जाएगी बीजेपी के इतिहास में, क्योंकि एक बार फिर से वही खेमेबंदी की सुगबुगाहट पिछले 48 घंटे से सुनाई दे रही है। पहले मैं एक बयान सुनाने जा रहा हूं, बयान सुन लीजिए अनुप्रिया पटेल का। पार्टी का कार्यकर्ता है और विंध्याचल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रकरण है। कार्यकर्ता के घर में घुस के लोगों ने शराब पी, उन्हें मना किया गया तो उसकी बच्ची को जबरन उठा के ले जाने लगे। पिता ने विरोध किया तो पिता को मार मार के उसका सर फोड़ दिया, माँ की हड्डी पसली तोड़ दी। इतने बुरे हालात हैं और इतनी शर्मनाक बात है कि अभी तक हमारी पुलिस सो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम करती है। बहू बेटी के साथ किसी भी तरीके की हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हालात मैंने निर्देशित कर दिया है। 2 घंटे का मैं समय दे रही हूँ। अगर एक्शन नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुई तो ये सब सीधे ये मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि मंत्री महोदया को ये पता ना हो कि कैमरा ऑन है, उनको ये ना पता हो कि उत्तर प्रदेश में सरकार किनकी है, उनको ये पता ना हो कि उनको क्या बोलना है, कितना बोलना है, उनको ये पता ना हो कि फटकार लगाते वक्त सरकार को जिम्मेदार बताना है, नहीं बताना है। क्योंकि 0 टॉलरेंस का नारा कोई पुलिस का अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी नहीं देता, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंच से देते हैं।
वो जीरो टॉलरेंस का लगातार जिक्र करते हैं, लेकिन उसी जीरो टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साध दिया था। वही सरकार जिसमें उनके खुद के पति मंत्री भी हैं आशीष पटेल। लेकिन ये खेमेबंदी की शुरुआत है। जी हाँ, मैं खेमेबंदी की बार बार क्यों बात कर रहा हूं आपको थोड़ा समझा देता हूं। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने यह पहली बार नहीं है जब पिछले 2 से 3 महीनों खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बोला हो। उसके पहले भी वो नजूल भूमि वाला विधेयक जो लाया गया था उसको लेकर नाराज नजर आई थी। नजूल भूमि विधेयक जो खासकर योगी आदित्यनाथ के कहने पर विधानसभा में रखा गया था, उस दौरान उन्होंने न इसका विरोध किया था बल्कि इसको लेकर सरकार से काफी कुछ कह दिया था सख्त लहजे में। वो बात अलग है कि खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जो एमएलसी हैं, जब ये विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाता है वहीं भूपेंद्र चौधरी इसे जांच समिति के पास भेज देते हैं। काफी कुछ मुद्दे निकलकर सामने आए थे। वो सारी चीजें भी ठंडे बस्ते में चल रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। अचानक से केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ जाना और उसके बाद ये घटना हो जाना। अब देखिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं इस पर जरा समझिए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहा है कि जब अपने कार्यकर्ता पर बात आई तो भाजपा की माननीय मंत्री महोदया को यह पूछना पड़ गया कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार कहां है। इन्हें तो यह पूछना चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार कहां है। वैसे ये शायद भूल गई कि उनके अपने लोग भी सरकार का हिस्सा हैं, जैसा कि मैंने बताया आशीष पटेल। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और चिकित्सा व्यवस्था का भंडाफोड़ होने से इसका खामियाजा अधिकारी भुगतेंगे या कहीं मंत्री महोदया या उनके लोग ही इसके शिकार ना हो जाए। आज भाजपा की मंत्री महोदया स्वयं ही पूछ रही है कोई है। अब आप समझिए ये ऐसे ही तो अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा होगा। अनुप्रिया पटेल सुनीलाल पटेल की बेटी, अति सक्रिय राजनीतिक तौर पर भी और हर व्यवस्था के तौर पर भी, ऐसे वक्त में जब अपने पिता के देहांत के बाद उनकी पार्टी को अपने पास रख लेती हैं, अपनी मां कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल को दूर कर देती हैं, उनको नई पार्टी बनानी पड़ती है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं। क्या वो ऐसे ही बयान दे सकती हैं? मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अपने एक सियासी मायने हैं। वो सियासी मायने समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या क्या पिछले 1.5-2 महीने में हुआ है। दरअसल जब अनुप्रिया पटेल केशव लॉबी के साथ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही थी, उस वक्त एक खबर आई थी। खबर यह कि पल्लवी पटेल जो राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी है अनुप्रिया पटेल की, वो योगी आदित्यनाथ से जाकर मुलाकात कराती है। खबरें ये तक आने लगी थी। चूंकि पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से दूरी बनती चली गई है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल को बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे वो एक तीर से 2 निशाने साध सकते हैं। पहला निशाना ये कि आसानी से केशव प्रसाद मौर्य, जिनको वो चुनाव हरा चुकी हैं पल्लवी पटेल, उनको वो शांत करा देंगे, यानी उनके कद को कमजोर कर देंगे पल्लवी पटेल के जरिए। वहीं दूसरी तरफ वो अनुप्रिया पटेल की एक विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी रहेंगी, यानी पटेल समुदाय कृष्णा पटेल और उनकी बहन उनकी बेटी पल्लवी पटेल के जरिए जो अनुप्रिया पटेल वाले वोटर्स हैं वो भी साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। ये पूरा प्लान सेट किया गया था, लेकिन अब तक उस पर आगे बात नहीं हुई। इससे अनुप्रिया पटेल और ज्यादा गुस्सा और नाराज होती हुई नजर आई है। तब से वो लगातार जो भी मौका मिलता है बोलती हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से वो शांत थी। जब से ये खबरें शांत होने लगी कि अब कोई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, ऑल इज वेल। लेकिन जो तारीख उस बैठक में निकल कर आई थी कि 20 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग होने के बाद अगर नतीजे मुफीद नहीं निकलते हैं बीजेपी के मुताबिक, तो फैसला सख्त लेना होगा। और इस सख्त फैसले की जद में योगी की कुर्सी भी आ सकती है और हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य की भी कुर्सी आ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा। और बताते हैं राजनीतिक तौर पर जो सक्रिय रहते हैं, जमीन पर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे राजनेता जानते हैं कि जनता की नब्ज क्या है, जनता चाहती क्या है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी आने जा रही है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 48 घंटे में 2 बड़े नेताओं के 2 बड़े बयान बताते हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। नमस्कार।